Yes, good morning, all of you. तो हमने प्रीवियस क्लास तक जो पढ़ा था वो सब क्लियर है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सारे कन्वर्जन देख लिए थे कि अगर हमें कोई भी नंबर दिया हो तो हमें उसको डेसिमल से ऑक्टल में, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, वाइस वर्सा। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। पहले अब नंबर के बिट पैटर्न्स को क्या क्या बोलते हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हमारे कंप्यूटर में अभी 32 बिट और 64 बिट आर्किटेक्चर चल रहा है, उसके पहले 16 बिट आर्किटेक्चर था। तो बिट पैटर्न जो होता है वो बताता है कि हमारे पास कितना वर्ड की साइज है, मतलब कि हमारे पास अगर कोई नंबर स्टोर करना है तो कितना बड़ा नंबर हम स्टोर कर सकते हैं कंजिक्यूटिवली। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो जो एड्रेस है वो कितने एड्रेस को एक्सेस कर सकता है, रैम कितनी अकॉर्डिंग कितनी बड़ी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ऐसी कई सारी चीजों पे वो आर्किटेक्चर डिपेंड करता है कि 32 बिट हम ले रहे हैं या 64 बिट ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एड्रेस साइज और बहुत सारी चीजें चेंज होती है। जैसे कि हमारी रैम होती है, तो रैम में भी हर एक लोकेशन का क्या होता है, एड्रेस होता है। और एड्रेस एक क्या होता है, नंबर ही होता है। तो एड्रेस जो होता है वो नंबर होता है, बस फर्क ये रहता है कि वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो एड्रेस होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, और मेमोरी का साइज जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा एड्रेस होंगे, और जितने ज्यादा एड्रेस होंगे उतने ज्यादा बड़ा नंबर बनेगा, और जितना ज्यादा बड़ा नंबर बनेगा उसको स्टोर करने के लिए उतने ज्यादा बिट चाहिएंगे। आई बात समझ में? तो अगर हमारी रैम का साइज अगर हम बड़ा करते हैं, या फिर अगर हम ये बोलते हैं कि वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। वर्चुअल मेमोरी ये होता है कि तुम्हारी रैम का साइज भले ही कम हो लेकिन वर्चुअली वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास 2 GB की रैम है तब भी उसके अंदर 4 GB का अगर हम कोई सॉफ्टवेयर या गेम इंस्टॉल करते हैं तो वो चल जाता है। उसमें रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 GB है या 4 GB है। अगर हमारे पास उतने सिस्टम में हमारा उतना सिस्टम में नहीं है रैम, तब भी वो उसको सपोर्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करता है कि हार्ड डिस्क की थोड़ी सी लोकेशन को वो एज अ रैम ट्रीट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हार्ड डिस्क रैम बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन रैम से ही होगा, लेकिन पार्शियली वो थोड़ा सा स्वैप इन स्वैप आउट करेगा कि करंट जितने पेजेस की रिक्वायरमेंट है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर करंट प्रोसेस को, सिर्फ उतने ही पेज रैम में लोड होंगे, बाकी जो है वो हार्ड डिस्क के एक पर्टिकुलर सेक्शन में रिसाइड करेगा जिसको कि हम वर्चुअल मेमोरी कहेंगे। तो इन शॉर्ट ये कहा जाएगा कि रैम का साइज जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। भले ही तुम्हें लग रहा है कि 2 GB है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो वर्चुअली उसको मानेगा कि वो 10 GB है, 8 GB है, 16 GB है, तब मान लेगा। तो अब क्या होगा, क्योंकि अगर उसने रैम का साइज अगर ज्यादा माना या फिर मेमोरी का साइज अगर उसने ज्यादा अज्यूम किया है, तो ज्यादा लोकेशंस होंगी, ज्यादा लोकेशंस होंगी तो ज्यादा एड्रेसेस होंगे, ज्यादा एड्रेस होंगे तो बहुत बड़ा एड्रेस भी रिसाइड करेगा, और बड़े एड्रेस को स्टोर करने के लिए ज्यादा बिट चाहिए। तो इसीलिए वहां पर फिर 32 के बाद कितना आएगा, 64, और वो 2 की पावर में ही बढ़ेगा। एड्रेसेस जो बढ़ेंगे 2 की पावर में। हमने देखा ना कि अगर हमारे पास कोई भी अगर नंबर है, अगर मैं एक भी बिट बढ़ाता हूं तो वो प्रीवियस वाले से क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने एक भी बिट अगर इंक्रीज किया तो वो सीधे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वो भी किसमें बढ़ेगा, 2 की पावर में। तो अगर मैंने यहां पर 8421, ये हमारा कितना हो गया, 15। तो अगर हम बोलेंगे तो 0 to 15 मतलब 16 एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं यहां पर। अगर मैं एक भी बिट बढ़ाऊंगा तो वहां पर सीधे कितना हो जाएगा, 32 बिट, 32 एड्रेसेस। 0 to 31, 0 to 31 मतलब टोटल कितने एड्रेसेस जनरेट हो जाएंगे, 32। फिर एक और मैंने अगर बढ़ा दिया तो फिर यहां पर कितना हो जाएगा, 0 to 63 मतलब टोटल 64। तो इसलिए हम ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 8 बिट के बाद में 10 बिट का कंप्यूटर आ गया, 12 बिट का कंप्यूटर आ गया, ऐसा नहीं होगा। जो मेमोरी होगी, पिक्सल्स होंगे, ये सब 2 की पावर में ही चलेंगे। 8 मेगापिक्सल, उसके बाद क्या आ जाएगा, 16 मेगापिक्सल। अब अगर कहीं पर अगर तुम देख रहे हो 12 मेगापिक्सल, तो वो 12 मेगापिक्सल नहीं है, वो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है किसका, 8 मेगापिक्सल एंड 4 मेगापिक्सल। वहां पर दो अलग अलग कैमराज होंगे। अब बोल देते हैं अभी, है ना, जैसे कि 12 मेगापिक्सल कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो एक्चुअल में एक कैमरा नहीं होगा, वो एक्चुअल में दो कैमराज होंगे, एक 8 मेगापिक्सल का, एक 4 मेगापिक्सल का। क्योंकि 12 का बनेगा ही नहीं, बनेगा किसमें, 4 का 2 का बनेगा, 4 का बनेगा, 8 का बनेगा, 16 का बनेगा, 32 और 64। आई बात समझ में? तो अब हमारे पास जो बिट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली हर एक, ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा बिट में ही बोलेंगे कि 32 बिट। हो सकता है कि हम उसको बाइट्स में बोले, हो सकता है हम उसको वर्ड्स में बोले, हो सकता है हम उसको निबल्स में बोले। डिपेंड करता है कि यूनिट यूनिट कन्वर्जन होता है। जैसे कि हम हमेशा किलोमीटर में आंसर नहीं देते, कभी हम मीटर में भी आंसर देते, कभी हम सेंटीमीटर में भी आंसर देते, कभी हम मिलीमीटर में भी आंसर देते। डिपेंड की यूनिट कितना साइज किस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, हमेशा हम किलोमीटर में आंसर नहीं देंगे। तो इसी तरह से यहां पर भी जब हम बात करेंगे तो हमेशा हम बिट में आंसर नहीं देंगे। कभी हम उसको निबल भी बोल सकते हैं, कभी हम उसको बाइट भी बोल सकते हैं, कभी हम उसको वर्ड भी बोल सकते हैं, कभी हम उसको डबल वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं पैटर्न को एनालाइज करूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने एक ले लिया कितना, 32 बिट या 16 बिट, कोई कितना भी आप ले लो अभी के लिए।
तो जैसे कि मान लो कि ये हमारा बिट यहां से एलएसबी से स्टार्ट होता है, जो लास्ट वाला होता है उसको हम बोलते हैं एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो मान लो कि स्टार्टिंग की बिट है B0। ठीक है, उसके बाद की नेक्स्ट बिट है वो हमारी क्या है, B1 है। ठीक है, B0 है, उसकी नेक्स्ट बिट जो है वो हमारी क्या है, B1 है, उसकी नेक्स्ट बिट जो है वो हमारी B2 है। और इस तरीके से करते, अभी थोड़े से लिख लेता हूं मैं, 8 तक तो लिख ही लेता हूं, B3, B4, B5, B6, B7। ठीक है, और इस तरह से करते करते मान लो हम आ गए यहां पर B31 तक, ले लो 32 बिट हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कितने हैं, 32 बिट है। ठीक है, तो यहां पर हर एक को, यहां पर ये हर एक को हम क्या बोलेंगे, बिट बोलेंगे। ये क्या है, ये बिट है। ठीक है, यहां पर ये सब क्या है, ये बिट्स हैं। उसके बाद 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनेगा। ठीक है, 4 बिट को मिलाकर क्या बोलते हैं, उसको निबल बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये 4 बिट का एक निबल होगा, फिर ये 4 बिट का एक निबल होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर 4 4 बिट में क्या आ जाएंगे, सारे निबल्स आ जाएंगे। अब दो निबल्स को कंबाइन करके हमारा क्या बनेगा, 1 बाइट, 8 बिट का 1 बाइट। तो यहां पर हमारा बनेगा 1 बाइट। ठीक है ना, ये 1 निबल है, ये 1 निबल है, इट मींस 2 निबल इज इक्वल्स टू 1 बाइट। ठीक है, तो यहां पर कहीं पर 16 बिट आ जाएगा, तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक और बाइट आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास बीच में कहीं पर 2 निबल आ जाएंगे। ठीक है, और फिर यहां पर ये 1 बाइट हो गया, ये 1 बाइट हो गया। ठीक है, अब 2 बाइट को मिलाकर एक वर्ड बोलेंगे। वैसे वर्ड जो होता है वो जरूरी नहीं है कि 2 बाइट ही हो। ठीक है ना, मेमोरी जो होती है वो वर्ड ऑर्गेनाइज होती है, लेकिन अभी के लिए हम बोल रहे हैं इसको वर्ड, लेकिन एक्चुअल में मोस्टली ये 2 बाइट का ही एक वर्ड होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। ये 2 बाइट का भी एक वर्ड हो सकता है और 4 बाइट का भी वर्ड हो सकता है। जो हमारी कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर होता है, जब कोई सीपीयू अगर कोई मेमोरी को फेच करता है तो वो वर्ड बाय वर्ड फेच करता है, हम उसको बोलते हैं वर्ड ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोलते हैं, वर्ड ऑर्गेनाइज। वर्ड ऑर्गेनाइज मतलब कि एट ए टाइम हम एक वर्ड को पिक करेंगे। अब वो एक वर्ड कितना भी हो सकता है, वो एक वर्ड 1 बाइट भी हो सकता है, वो एक वर्ड 2 बाइट भी हो सकता है, वो एक वर्ड 4 बाइट भी हो सकता है, रहेगा 2 की पावर में ही। ठीक है, जैसे कि हम भी अगर पढ़ते हैं ना तो एक वर्ड पढ़ रहे हैं मिनिमम, तो वो वर्ड की लेंथ कितनी भी हो सकती है, वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कहीं पर अगर कुछ ना बोला जाए तो हो सकता है कि 1 बाइट इक्वल टू 1 वर्ड भी हम ले लें। ठीक है, और फिर जितने का भी वर्ड रहेगा उसके 2 वर्ड्स को मिलाकर हम बोल देंगे डबल वर्ड। उसको हम क्या बोल देंगे, डबल वर्ड। ठीक है, इस तरीके से हम उसको नेमिंग देते हैं, नोट कर लो। डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में और आ जाता है कि 4 बिट इक्वल्स टू हाउ मेनी निबल्स, सॉरी 1 निबल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स। ठीक है, तो 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट, 2 निबल इज इक्वल्स टू 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, तो 32 बिट है तो हम इसको क्या बोल देंगे, 4 बाइट। तो अगर हम सी लैंग्वेज अगर पढ़ रहे हैं और इंट जो है वो 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 4 बाइट मतलब 32 बिट। पहले इंट का साइज कितना होता था, 2 बाइट होता था। क्यों,
क्योंकि उस समय 16 बिट आर्किटेक्चर के कंप्यूटर चलते थे। तो 16 बिट आर्किटेक्चर कंप्यूटर जब चलते थे तब सी लैंग्वेज जब बनाई गई थी तो इंट कितना लेता था, 2 बाइट लेता था। उसके बाद में 32 और 64 बिट के कंप्यूटर्स आ गए, और वो इंट की रेंज नॉर्मली छोटी भी होती है। नंबर जो होते हैं वो नॉर्मली भी, अगर हम कोई दो नंबर को ऐड करने का भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो 16 बिट में कई बार नहीं ऑक्यूपाई हो पाता है। तो फिर इसलिए वहां पर इंट का साइज बाय डिफॉल्ट कितना कर दिया, 4 बाइट, क्योंकि अब 32 बिट आ गया। 32 बिट जो है वो 4 बाइट को इजीली सपोर्ट भी कर देगा। और ऐसा नहीं है फिर 2 बाइट हटा दिया, उस 2 बाइट को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट इंट। ठीक है, वर्ड के लिए अभी तुम लोग 2 बाइट लिख लो, लेकिन वो डिपेंड करता है ना, और वो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो 1 वर्ड इज इक्वल टू 2 बाइट ले लो। बाकी वर्ड मैंने जैसे कि कहा कि वो चेंज हो सकता है। हाँ, डबल वर्ड मतलब 2 वर्ड, तो वो डिपेंड करेगा कि वर्ड की लेंथ कितनी ले रहा है। 1 बाइट को 1 वर्ड ले रहा है, या फिर 2 बाइट को 1 वर्ड, या फिर 4 बाइट को 1 वर्ड। ठीक है, एलएसबी जो होती है वो पहली बिट होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये वाली जो B0 है वो एलएसबी कहलाएगी, और जो सबसे लास्ट में होगी वो एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। B0 to B1 is 32 bit, start from 0 end with 31, total 32 bit। हाँ, अब आर्किटेक्चर भी नहीं, अभी तो बस हम 32 बिट पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं कि उसको क्या बोलेंगे। अभी आर्किटेक्चर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 32 बिट इसलिए लिया ताकि डबल वर्ड तक हम उसको शो कर सकें। ठीक है, क्लियर है, बताया ना, क्योंकि जो बिट होते हैं, तुम बाइनरी में, कंप्यूटर किस में वर्क करेगा, बाइनरी में, 0 1 में। तो अगर मैं 1 बिट लूंगा तो उससे 2 ही पैटर्न बन सकते हैं, 0 या 1। अगर 2 बिट लूंगा तो 4 ही पैटर्न बन सकते हैं, 3 बिट लूंगा तो 8 पैटर्न बन सकते हैं। तो वो 2 की पावर में ही बढ़ रहा है। हम सारे पैटर्न्स को अगर मैक्सिममली अगर यूज करेंगे सारे पैटर्न्स को, तो वो 2 की पावर में ही होंगे। ठीक है, तो नंबर्स जो होते हैं, मान लो कि अगर हम नॉर्मली लिख रहे हैं, यहां पर मैं 35 लिख सकता हूं, 42.5 लिख सकता हूं, ठीक है, 63.6 लिख सकता हूं, ये सब लिखा मैंने नंबर। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, +35 +42.5 +63.6। अब हमारे लिए ये नंबर और ये नंबर सब सेम है। अगर मैं कुछ नहीं भी लिखूं तब भी हम इसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव ही मानते हैं। अगर मैंने 35 लिखा है तो वो 35 तुम पॉजिटिव ही मानोगे, नेगेटिव तो मानोगे नहीं। ठीक है, और अगर मैं +35 लिखता हूं तब भी तुम बोलोगे कि 35 ही है। लेकिन कंप्यूटर के लिए ये दोनों चीजें अलग अलग है। कंप्यूटर के लिए 35 अलग है और +35 अलग है, 42.5 अलग है और +42.5 अलग है, क्योंकि उसको प्लस को भी स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है। यहां पे हमने सिर्फ किसकी बात करी है, मैग्नीट्यूड की बात करी है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमने साइन और मैग्नीट्यूड दोनों बताया है। ये इसका साइन हो गया और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, और ऑब्वियसली अब साइन नेगेटिव भी हो सकता है, -35 भी हो सकता है, -42.5 भी हो सकता है, -63.6 भी हो सकता है। तो यहां पर ये जो हमारा साइन हो गया वो नेगेटिव का हो गया और मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने कोई साइन मेंशन नहीं किया है तो वो हम बाय डिफॉल्ट उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और साइन मेंशन किया है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमारे लिए दोनों बातें सेम है अगर प्लस पॉजिटिव के केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो। लेकिन कंप्यूटर के लिए वो दोनों अलग है, क्योंकि यहां पर उसको साइन स्टोर नहीं करना है और यहां पर इसको साइन स्टोर करना है। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी हो गई जिसमें कि हम साइन नहीं लिख रहे हैं, इसको नाम दे दिया जाएगा अनसाइंड, अनसाइंड नंबर्स। इनको क्या नाम दे देंगे, अनसाइंड नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स दो टाइप के होंगे, एक होगा अनसाइंड नंबर और दूसरा हो जाएगा साइंड नंबर्स, जिसमें साइन लगा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस का साइन या माइनस का साइन लगा होगा। तो नंबर्स दो तरीके के होते हैं, अनसाइंड नंबर और
साइन नंबर। अनसाइंड बोल दिया जाएगा मतलब कि 100% है कि ये पॉजिटिव ही होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और साइन नंबर बोल दिया तो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगर अनसाइंड, अगर साइंड बोला है मतलब पॉजिटिव भी नंबर हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर अनसाइंड बोल दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा क्या रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर हम एड्रेस की बात करें तो एड्रेस अधिकतर स्टूडेंट आंसर देते हैं कि वो इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, अनसाइंड इंटीजर है। अभी मैंने बताया ना कि अगर एड्रेस अगर होगा मेमोरी लोकेशन का तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो नेगेटिव नहीं होगा इसका मतलब ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ऑलवेज पॉजिटिव होगा इट मींस वो क्या होगा, अनसाइंड इंटीजर। तो एड्रेस जो होता है वो हमेशा अनसाइंड इंटीजर होता है। ठीक है, तो नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, अनसाइंड नंबर एंड साइंड नंबर्स। आया समझ में? तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को यहां पर एक एक्स्ट्रा साइन स्टोर करना पड़ेगा, प्लस का या फिर माइनस का। पहले भी हम अनसाइंड नंबर की बात करते हैं फिर साइन पे। एक्चुअल में हम अनसाइंड नंबर पूरा देख चुके हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था, जितने भी कन्वर्जन पढ़े, जो भी हमने बेट पैटर्न यूज करे, स्टोर करा, वो सब अनसाइंड नंबर थे, क्योंकि अभी हमने कहीं पर भी साइन नहीं लगाया था। तो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो अनसाइंड नंबर ही था। बस अनसाइंड नंबर की हम रेंज और देखेंगे और उसके बाद हम साइन नंबर पर मूव करेंगे। ठीक है, रेंज मतलब होता है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कितना नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं तुमको 4 बिट दूं, अगर मैं तुम्हें 4 बिट दूं तो तुम इसमें छोटे से छोटा नंबर कौन सा स्टोर कर सकते हो और बड़े से बड़ा नंबर कितना स्टोर कर सकते हो? सबसे छोटा हो सकता है 0। सब में तुमने क्या स्टोर कर दिया, 0। तो सबसे छोटा नंबर तुम्हारा हो सकता है 0। और या तो फिर तुम क्या कर दोगे, सब में 1 1 लगा दोगे तो 8 4 2 1 कितना हो जाएगा, 15। मतलब सबसे बड़ा नंबर जो तुम स्टोर कर सकते हो वो है 15। तो यहां पर 4 बिट की जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 to 15। मतलब कि अगर तुम्हें 4 बिट दिया जाएगा तो सबसे छोटा नंबर जो तुम बना सकते हो वो है 0 और सबसे बड़ा नंबर जो बना सकते हो वो है 15। मतलब कि अगर तुम्हें 16 बनाना है तो 4 बिट में काम नहीं होगा, फिर तुम्हें एक एक्स्ट्रा बिट चाहिएगा, 5 बिट चाहिएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं रेंज ऑफ अनसाइंड नंबर, लिख लो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, रेंज ऑफ अनसाइंड नंबर। ठीक है, तो अगर मेरे पास n बिट अगर है तो उसकी रेंज क्या होगी? अब n कुछ भी हो सकता है, 2 बिट भी हो सकता है, 4 बिट भी हो सकता है, 8 बिट भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर हमारे पास अब रेंज अगर हम बोले तो हम यहां पर देखें तो ऑलवेज अनसाइंड नंबर है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो कहां से होगी, 0 से ही शुरू होगा, 0 से कम तो शुरू होगा नहीं। अब हमने देखा कि अगर 1 बिट है तो मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है, 1। अगर मेरे पास 2 बिट है तो सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है, 3। अगर मेरे पास 3 बिट है तो सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है, 7। अगर मेरे पास 4 बिट है तो सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है, 15। तो अगर मैं इसको देखूं तो हम इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 1 माइनस 1, इसको हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस 1, इसको हम क्या बोल सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1, और इसको हम बोल सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 1। यहां पर 1 क्या था, बिट था। यहां पर 2 क्या थी, बिट थी। यहां पर 3 क्या था, बिट था। तो इसका मतलब अगर n बिट है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1। तो ये इसकी रेंज हो गई, 0 to 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि 32 बिट का नंबर है, 32 बिट है तुम्हारे पास, बताओ सबसे बड़ा अनसाइंड नंबर कौन सा बनेगा? तो तुम बोलोगे 2 रेज टू दी पावर 32 माइनस 1, और सबसे छोटा नंबर 0। तो रेंज क्या हो जाएगी 32 बिट की, 0 to 2 रेज टू दी पावर 32 माइनस 1। तो अगर 16 बिट होता है, जैसे कि अगर हम सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज में अगर हम पहले की बात करें या फिर शॉर्ट एंड की बात करें तो शॉर्ट एंड 2 बाइट लेता है। 2 बाइट मींस कितने बिट, अरे अभी पढ़ाया 2 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 2 बाइट इक्वल टू 16 बिट। क्या पढ़ा अभी हमने, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 0 to 7। तो 2 बाइट इक्वल टू 16 बिट। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 16 बिट है, इंटीजर अगर है तुम्हारे पास और अनसाइंड इंट है, ठीक है ना, तब अगर कंप्यूटर में तुमने पढ़ा भी होगा तो वहां पर अनसाइंड और साइंड भी लिखा जाता है।
ठीक है, अब इतना सी लैंग्वेज अगर पढ़ा हो तो ठीक है, तो वहां पर मॉडिफायर्स भी लगाया जाता है, एक्सेस मॉडिफायर, कि तुम्हारा यहां पर ये जो है अनसाइंड है या साइंड है। तो अगर अनसाइंड लेते हो तो उसकी जो रेंज है वो बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि यहां पर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर रहेंगे। तो वहां पर तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो वो कर सकते हो 65535। 65535, ये 65535 क्या होता है? और कुछ नहीं, 2 raised to the power 16 माइनस 1, सबसे बड़ा नंबर। तो 0 to 2 raised to the power 16 माइनस 1। तो अगर 2 बाइट है तुम्हारे पास तो 2 बाइट है मतलब 16 बिट है, और 16 बिट में अनसाइंड का सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा? 2 raised to the power 16 माइनस 1। तो 2655535 ही स्टोर होगा अगर शॉर्ट एंड ले लिया अनसाइंड का। तो अगर उसके अंदर तुमने 65536 अगर स्टोर करने की कोशिश करी, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। यहां से इसके बाद कहां जाएगा? वो 0 पे आ जाएगा। अगर 65537 स्टोर करने की कोशिश करी तो वो 1 पे चला जाएगा। ठीक है, तो अभी की बात भले ही अगर किसी को नहीं भी समझ में आई हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट बस तुम्हें ये याद रखना है कि अनसाइंड नंबर कैसे होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका की साइन नहीं होता है, जो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। और अगर अनसाइंड रेंज की बात करें तो रेंज मतलब होता है कि अगर हमारे पास एन बिट अगर दिया है तो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर हम कितना स्टोर कर सकते हैं। तो अनसाइंड मतलब नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, तो नेगेटिव नहीं आएगा तो सबसे छोटा नंबर कहां से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा, और सबसे बड़ा नंबर कहां तक जाएगा? 2 raised to the power n-1। तो रेंज ऑफ अनसाइंड नंबर इज 0 to 2 raised to the power n-1। ठीक है, 0 to 2 raised to the power n-1। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अनसाइंड नंबर, साइन नंबर पर। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स दो टाइप के होते हैं, अनसाइंड नंबर और साइन नंबर। अनसाइंड नंबर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रेंज हो गई 0 to 2 raised to the power n-1। अब हम आते हैं साइन नंबर पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, साइंड नंबर्स। ठीक है, तो साइंड नंबर 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है, मतलब 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट होता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट होता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। दूसरा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। अब ये 3 तरीके क्यों? अनसाइंड नंबर में सिर्फ एक ही तरीका, और साइंड जैसे ही नंबर आया तो 3 तरीके हो गए, साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले एक ही तरीका निकाला गया, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, लेकिन कुछ उसके अंदर ड्रॉबैक्स देखे गए, कुछ कमियां देखे गई। ठीक है, तो उन कमियों को पूरी करने के लिए एक नया रिप्रेजेंटेशन निकाला गया और उसको नाम दिया गया वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। उसमें भी कुछ कमियां देखी गई, उसको भी दूर कर निकाला गया टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो आज का कंप्यूटर हम जो यूज कर रहे हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके अंदर टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। तो आज तक अभी जो भी हम सब कर रहे हैं काम, वो सब टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, मतलब अगर तुम्हारा कंप्यूटर अगर काम कर रहा है तो वो किस पे काम कर रहा है? टूस कॉम्प्लीमेंट पे काम कर रहा है। लेकिन हम पढ़ेंगे सारे टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग लिखो, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट हेडिंग लिखो, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही उन्होंने देखा कि नंबर्स 2 तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो सिंपल सा उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला क्या, कि अगर प्लस होगा तो हम उसको बोल देंगे 0, और अगर माइनस होगा तो हम उसको बोल देंगे 1। बस सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट लगाया है ना, सबसे स्टार्टिंग है तो इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस बोल दिया कि जो 0 लगा दो कहां पर? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर अगर नंबर पॉजिटिव है तो, और 1 लगा दो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर अगर नंबर नेगेटिव है तो, बस। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने बोला, मान लो हम बात कर रहे हैं 4 की,
ठीक है ना, बिट पे भी डिपेंड करेगा कितने बिट। ऑब्वियसली अगर अब तुम्हें एक साइन भी स्टोर करना है तो एक बिट ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? एक बिट एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे कि मान लो कि अगर तुम्हारे पास 4 बिट थे, ठीक है, तो या तो तुम 4 बिट में ही अगर काम करना चाहते हो तो 4 बिट में से एक बिट रिजर्व हो जाएगा किसके लिए? साइन के लिए। ठीक है, तो रिमेनिंग तुम्हारे पास 3 ही बिट बचेगा किसके लिए? मैग्नीट्यूड को स्टोर करने के लिए। तो जो पहले तुम चारों बिट यूज कर सकते थे किसके लिए? नंबर के लिए। तो तुम्हारे पास 4 बिट में सबसे बड़ा नंबर कितना आ सकता था? 15। 1111 15 आ सकता था। लेकिन अब अगर हम साइंड नंबर बना देंगे तो साइंड नंबर में हमारा एक बिट कहां चला जाएगा? साइन को स्टोर करने में कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और जैसे ही हमने एक भी नंबर अगर एक भी बिट अगर ले लिया तो हमारा सीधे नंबर नुकसान कितने का हो गया? आधे का नुकसान हो गया। मतलब कि हमारा एक बिट अब यहां पर हम नहीं ले स्टोर कर सकते नंबर के लिए। तो हम यहां पर सिर्फ हमारे पास अब कितने बिट बचे? 3 बिट बचे। तो 3 बिट में हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है? 7। तो यहां पर 7 आ सकता है, मतलब 111 आ सकता है। अब ये +7 होगा अगर आगे क्या लगा है? 0। और अगर 1 लगा है तो वो क्या हो जाएगा? -7। तो ये कहलाएगा -7 और ये कहलाएगा +7। आएगा समझ में? तो यहां पर अगर मैं 4 बिट में बोलूं कि सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है तो तुम बोलोगे -7। और सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है तो तुम क्या बोलोगे? +7। क्योंकि नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हैं और पॉजिटिव भी। तो पैटर्न अभी भी वही 16 के आसपास है। ठीक है, अभी और डिटेल में बता रहा हूं, 16 भी नहीं है, वो 15 है एक्चुअल में। पैटर्न पूरे 16 है, नंबर लेकिन 15 ही है। 7 और 7 14 और बीच का एक 0 15। तो अगर मुझे -5 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 4 बिट में। 4 बिट में अगर मुझे -5 लिखना है तो पहले 5 लिखोगे। 5 होता है 101। और क्योंकि माइनस है तो आगे क्या लगा दोगे? 1। तो ये क्या है? -5। ठीक है, अगर ये अनसाइंड नंबर होता तो इसको क्या बोलते? 8 और 4 12, 12 और 1 13। अगर ये अनसाइंड नंबर होता तो ये क्या होता? 13। अगर ये साइंड है तो ये क्या हो जाएगा? -5। इस चीज को वेरीफाई करना है। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाओ, एक अनसाइंड वेरिएबल लो, एक साइंड वेरिएबल लो। अनसाइंड वेरिएबल में -5 असाइन करो, वो 13 प्रिंट करेगा। साइंड वेरिएबल में 4 बिट, अब 4 बिट का होगा नहीं कंप्यूटर क्योंकि वहां पर, तो तुम किसी तरह से अगर 4 बिट ले सकते हो या ज्यादा बिट ले लो, तो वो वहां पर अगर 4 बिट अगर तुमने किसी तरह से इंट को बना दिया तो अगर तुम उसमें 13 स्टोर करोगे तो वो क्या लेगा? -5। क्योंकि उसका जो रेंज है वो -7 टू +7 है, तो +7 से बड़ा नंबर हम उसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर तुमने उसके अंदर 13 स्टोर करने की कोशिश करी और अगर उसको प्रिंट करवाओगे तो वो क्या प्रिंट करेगा? -5। और अगर अनसाइंड वेरिएबल तो सिंपल हो ही जाएगा। अनसाइंड वेरिएबल में अगर तुमने -5 स्टोर करा तो वो क्या प्रिंट करेगा? 13। ठीक है, तो ये सब चीजें सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर तुम सब चीजों को पढ़ोगे तो ये सी लैंग्वेज कई लोगों को नहीं समझ में आता है, या फिर कोई इतने डेप्थ में जाता ही नहीं है, कभी इतना पढ़ा ही नहीं है ना। कभी उन वेरिएबल्स के साथ खेलो तो तुम्हें पता चलेगा कि वहां पर स्टोर क्या कर रहे हो और प्रिंट क्या हो रहा है। और समझ में नहीं आता यार ये प्रिंट गलत क्यों हो रहा है, यहाँ पर 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम भी गलत आंसर दे रहा है। क्यों? सब कुछ तो सही है, 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन में है क्या? ए इंटू बी तो है, 2 नंबर का एडिशन भी गलत आंसर दे रहा है, क्यों? सब कुछ ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसलिए देखने को ये सब प्रॉब्लम्स ज्यादातर नहीं मिलती है क्योंकि अब क्या है, 32 बिट हो गया है। 32 बिट हो गया, रेंज इतनी ज्यादा हो गई है कि छोटे मोटे नंबर्स में पता चलता ही नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पता चलती है बड़े नंबर्स पर। और वहां पर एरर कहां पता चलती है? जब हम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, वहां पर जब कंप्यूटर बड़े बड़े नंबर्स को इनपुट देता है तो वहां पर एरर आ जाती है, टेस्ट केस फेल हो जाता है। फिर हमें नहीं समझ में आता कि यहां पर हमने पूरा प्रोग्राम बनाया, फेल क्यों हो रहा है। सब यहीं से शुरू होगा। यहीं से अगर पढ़ना शुरू करोगे तभी चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में समझते हैं। तो अभी हम सारे पैटर्न्स को बनाते हैं। तो अभी हम सिर्फ 4 बिट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद उसको एक्सटेंड करेंगे। तो अगर मैं 4 बिट ले रहा हूं तो मेरे पास 4 बिट है। ठीक है, अब यहां पर +0 +1 सबके नंबर्स बनाते जाओ, 4 4 बिट में बनाते जाओ। +0 +1 +2 3 4 5 6 7 सारे बनाओ। और फिर यहां पर उनके नेगेटिव बनाओ। ठीक है,
तो यहां पर 4 बिट में अगर हमें 0 को लिखना है तो 4 बार 0 आ जाएगा, ठीक है। और 1 को लिखना है तो 0 0 1, ठीक है। पहली बात तो पॉजिटिव है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो इसका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 को क्या लिखेंगे, 0 1 0। 3 को क्या लिखेंगे, 0 1 1। 4 को क्या लिखेंगे, 1 0 0। 5 को 1 0 1। 6 को 1 1 0। 7 को 1 1 1। -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, क्योंकि नेगेटिव का नंबर है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 0 बनाना है तो 3 बिट में क्या आ जाएगा, 0। 1 बनाना है तो 3 बिट में क्या आ जाएगा, 0 0 1। 2 के लिए 0 1 0। 3 के लिए 0 1 1। 4 के लिए 1 0 0। 5 के लिए 1 0 1। 6 के लिए 1 1 0। 7 के लिए 1 1 1। गिनो कितने पैटर्न्स बने, कितने पैटर्न्स बने, 16। ऐसा कोई पैटर्न जो छूट गया हो बताओ, ऐसा कोई पैटर्न जो रिपीट हुआ हो। पैटर्न पैटर्न पैटर्न, नंबर नहीं, पैटर्न। कोई पैटर्न जो रिपीट हुआ हो या कोई पैटर्न जो छूट गया हो। ठीक है, कोई पैटर्न छूटा नहीं है और कोई पैटर्न रिपीट नहीं हुआ है। और 4 बिट में कितने पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, 16। 4 बिट में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, 16, और सारे 16 पॉसिबिलिटीज हो गई है। और नंबर अगर मैं देखूं तो सबसे छोटा बन रहा है -7 और सबसे बड़ा बन रहा है +7। और अगर यही ये नंबर क्या होता, अनसाइंड होता, ये तो क्या हो गया, ये तो रेंज हो गई किसकी, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की रेंज हो गई। अगर यही नंबर क्या होता, अनसाइंड होता, तो हमारे पास नंबर क्या बनते हैं, 0 to 15। अच्छा 0 to 15 मतलब कितने नंबर्स बन गए, 16। -7 to +7 अगर हम देखें तो 7 इधर के 7 इधर के 14 और बीच का एक 0 15, तो 15 ही बन पाए, पूरे 16 नहीं बन पाए। क्यों, क्योंकि यहां पर 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन आ गए, एक +0 भी आ गया और एक -0 भी आ गया। यही इसका ड्रॉबैक है, यही इसका ड्रॉबैक है कि यहां पर 0 हैज 2 रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ड्रॉबैक, 0 हैज 2 रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है। और सेकंड हार्डवेयर, सेकंड लिख लो ड्रॉबैक, नीड्स मोर हार्डवेयर फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशन, फॉर अर्थमेटिक, फॉर अर्थमेटिक्स, ठीक है, या फिर अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अब इसका क्या मतलब है वो अभी हम समझेंगे। तो ये दो ड्रॉबैक्स है इसके अंदर। पहला ड्रॉबैक ये है कि यहां पर 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, +0 और -0। बल्कि अगर हम मैथ्स में देखें तो सिर्फ 0 होता है, +0 और -0 जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन कंप्यूटर की अगर हम भाषा में बात करें तो +0 और -0 दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और यहां पर एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत होती है अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब कि प्लस के लिए एक अलग हार्डवेयर चाहिए, माइनस के लिए एक अलग हार्डवेयर चाहिए, प्रोडक्ट के लिए एक अलग और डिवीजन के लिए अलग। तुम बोलोगे होना भी चाहिए, प्लस एक अलग चीज है, माइनस अलग चीज है, मल्टीप्लिकेशन अलग चीज है और डिवीजन अलग चीज है। तो चारों अलग अलग चीजें हैं तो हार्डवेयर भी अलग अलग ही होना चाहिए, मशीन भी उसकी अलग अलग ही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरनली सब सेम है। इंटरनली क्या है, सब सेम है। कैसे, अगर मैं बोल रहा हूं कि हमें क्या करना है, 5 में -2 करना है, तो मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि 5 एक पॉजिटिव का नंबर है और -2 एक नेगेटिव का नंबर है, और इन दोनों को मुझे क्या करना है, प्लस करना है। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो यहां पर 5 में से -2 करने को बोल रहे हो। मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ये भी एक नंबर है 5 और -2 भी एक नंबर ही है, जिसको कि हम रिस्टोर कर सकते हैं, और उन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो इसका मतलब कि हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं किसकी मदद से, एडिशन की मदद से। अगर मल्टीप्लीकेशन के बारे में बोल रहे हो कि 2 × 2, तो हम इसको एडिशन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, या फिर मैं बोल रहा हूं 2 × 3, तो हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं 2 + 2 + 2 3 टाइम्स बोल सकते हैं ना ऐसा। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक एल्गोरिदम नहीं होगी तो दूसरी किसी एल्गोरिदम से एल्गोरिदम हम डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कि हम एडिशन की मदद से क्या कर सके, सब्ट्रैक्शन भी कर सके, मल्टीप्लिकेशन भी कर सके और डिवीजन भी कर सके। तो एडिशन एक अकेला हार्डवेयर जरूरत होता है, एडिशन की मदद से सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता है और डिवीजन भी किया जा सकता है। इसीलिए जब स्टार्टिंग के जब कंप्यूटर आए तो बहुत बड़े बड़े थे, क्यों, क्योंकि उसके लिए हर एक ऑपरेशन के लिए एक अलग हार्डवेयर बनाया हुआ था। जरा सा कोई नया ऑपरेशन करना है उसके लिए एक नया हार्डवेयर, ठीक है। अब इन ऑपरेशंस को रिड्यूस अगर कर दिया तो एक ही हार्डवेयर सर हम अलग अलग काम कर सकते हैं। तो अब अगर देखा जाएगा तो हमारे पास सिंगल एक ALU छोटा सा कंपोनेंट होता है, वो सारे के सारे ऑपरेशंस कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया कि सिर्फ हमारे हार्डवेयर को रिड्यूस किया है।
हार्डवेयर को कैसे रिड्यूस किया कि एक ही ऑपरेशन से सारे काम करवाना। तो अगर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को अगर कोई कंप्यूटर सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बड़े साइज का होगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगे होंगे और जीरो की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई इसकी। अभी इसकी रेंज की बात करते हैं। ये लिख लिया, नोट कर लिया सब? रेंज ऑफ साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। रेंज निकालो। ठीक है, तो अगर हम 4 बिट को अगर हम देखें तो 4 बिट में से एक बिट तो भूल जाओ, 4 बिट में से एक बिट भूल जाओ, बचे कितने? 3 बिट। और 3 बिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर, 3 बिट का नंबर क्या बन सकता है? सबसे बड़ा 7, तो वो 7 प्लस तक जा सकता है और सबसे छोटा -7 तक जा सकता है। अगर मैं 5 बिट बोलूं तो 5 बिट में मेरे पास एक बिट तो चला गया, किसमें? साइन में। कितने बिट मेरे पास बचे? 4 बिट। 4 बिट का सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है? 15, 15। ठीक है, तो 15 वो प्लस का भी हो सकता है और 15 वो माइनस का भी हो सकता है। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास n बिट है, n बिट है, तो उसमें से एक बिट तो चला गया। कितने बचे? n-1 बिट। 15 को हम क्या बोल सकते थे? 2 की पावर 4-1। 7 को क्या बोल सकते थे? 2 की पावर 3-1। तो n बिट के लिए हम क्या बोलेंगे? एक बिट चला गया, बचा कितना? n-1। तो क्या हो जाएगा ये? 2 की पावर n-1 -1। और ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। 2 की पावर n-1 -1 माइनस का भी हो सकता है। ये क्या हो गई? n बिट की रेंज। तो ये जो पावर में -1 हुआ है वो किसके कारण हुआ है? साइन के कारण। और ये -1 किसके कारण हुआ है? +0 और -0। एक नंबर कहां चला गया है? +0 में, और एक नंबर कहां चला गया है? -0 में। इसलिए दोनों साइड से एक एक कम हो गया। और ये पॉजिटिव की रेंज आ गई, ये नेगेटिव की। ये सबसे छोटा नंबर होगा और ये सबसे बड़ा नंबर होगा। आया समझ में? अब 5 - 2 करके देखते हैं। पहले तो 5 + 2 करके देखते हैं ना। 4 बिट का हमारे पास है, 4 बिट में आ सकता है ना, 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। 4 बिट में 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ठीक है, 5 को मैं साइन में, अभी जो भी हम बात करेंगे ना वो सब साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, चाहे मैं बोलूं चाहे मैं ना बोलूं। अभी से लेकर जब तक हम साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं सारी बात किसमें होगी? साइन मैग्नीट्यूड में होगी। तो 5 को 4 बिट में हम क्या लिख सकते हैं? 0 1 0 1। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 0 1 0। इनको प्लस करके देखते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 1 1 0। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? प्लस का 7। और आना भी क्या चाहिए था? प्लस का 7। बिल्कुल सही है। क्लियर? अब जरा 5 - 2 करो। हम्म, क्या 4 बिट के लिए? 4 बिट के लिए 5 - 2 करो। देखता हूं। एडिशन को यूज करके करेंगे, ठीक है ना? तो 5 और -2 क्यों एडिशन को यूज करके? क्योंकि हम -2 को रिप्रेजेंट ही कर सकते हैं ना नंबर में, तो एक तरीके से तो हम प्लस ही करेंगे, क्योंकि अगर माइनस कर दिया तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमें अगर माइनस करना है मतलब उन दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल में प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो हम साइन के साथ ही स्टोर कर रहे हैं ना। तो साइन के साथ स्टोर कर रहे हैं 4 बिट में, 4 बिट में ही हम साइन के साथ स्टोर कर रहे हैं। तो 5 को स्टोर करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 0 1 0 1, क्योंकि 1 0 1 से 5 होता है और आगे का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइन बताएगा।
और 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं 0 1 0, लेकिन क्योंकि नेगेटिव का नंबर है तो हम आगे क्या लगाएंगे 1। तो ये तो ऑलरेडी -2 है, अब इसको माइनस थोड़ा ना करोगे, नहीं तो वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें तो सब्ट्रैक्शन करना है ना, तो यहां पर हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ये 1 1 1 1 क्या आ गया 4 टाइम 1। अब ये 1 क्या बता रहा है, ये 1 तो बता रहा है किसको माइनस को, और ये किसको बता रहा है 7 को। तो ये क्या हो गया एक तरीके से -7, और आंसर क्या आना चाहिए था प्लस का 3, जो कि गलत आ गया। यही है इसका ड्रॉबैक। आया समझ में। अब ऐसा नहीं है कि इसका आंसर सही नहीं आ सकता है, लेकिन दूसरे तरीके से, इसकी अप्रोच अलग होगी, इसकी एल्गोरिथम अलग होगी। ठीक है, और अगर एल्गोरिथम अलग हुई, अप्रोच अलग हुई, मतलब हार्डवेयर चेंज हो गया। जैसे ही हमने एल्गोरिथम चेंज करी, अप्रोच चेंज करी, मतलब हार्डवेयर चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमें इसका प्रॉब्लम एक तो समझ में आ गई। ठीक है, दो चार एग्जांपल अभी करो तुरंत से, ताकि तुम्हें यह पता चले कि नंबर्स को कितने बिट में लिखना है। ठीक है, और ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं उसको समझने के लिए। ठीक है, तो मैं दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करो। एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें 4 बिट के लिए, ताकि सारे बिट्स भी तुम्हें क्लियर हो सके कि किसको कितने बिट में लिख सकते हैं। एक 6 बिट के लिए करो, एक 8 बिट के लिए करो, ठीक है, और एक 12 बिट के लिए करो। ठीक है, यहां पर तुम सारी पॉसिबिलिटीज करना है। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज मतलब मैं बताता हूं। तो यहां पर तुम करो 6 और 4 के लिए। अब 6 और 4 के लिए सारी पॉसिबिलिटीज मतलब तुम्हें 6 + 4 भी करना है, 6 - 4 भी करना है, -6 + 4 भी करना है, और -6 - 4 भी करना है, और एनालाइज करना है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर तुम करो 14 और 12 के लिए, यहां पर तुम करो 111 एंड 42 के लिए, और यहां पर तुम करो 500 और 100 के लिए। करो जरा। हाँ, आंसर 4 बिट में ही आएगा। ठीक है ना, अगर यहां पर 4 बिट बोला है, मतलब कि अगर 5 बिट का भी आंसर आएगा तो लास्ट का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ट्रंकेट कर दोगे। 4 बिट में आंसर देना है, 6 बिट 8 बिट और 12 बिट, जितना बोला है उतने ही बिट में आंसर देना, उससे ज्यादा बिट में आंसर नहीं देना। करो सॉल्व। सारी पॉसिबिलिटीज करनी है। हम्म, हाँ, तो इसका ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हटा दो। और फिर देखो कि कौन से आंसर सही आ रहे हैं और कौन से गलत आ रहे हैं। कैरी इधर आगे जाएगी ना ऊपर, वो आगे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का अगर एक्स्ट्रा कैरी बचता है तो उसको डिस्कार्ड करना है, उसको छोड़ देना है।
तो गलत आ रहा है तो उसको गलत लिखो, सही तरीके से किया होना चाहिए बस। हम्म। हाँ, अगर 4 बिट है तो लास्ट को डिस्कार्ड कर दो, मोस्ट सिग्निफिकेंट को। किसका ये? देखो अब तुम लोगों ने यहां पर देख लिया कि कितने सही आ रहे हैं कितने गलत। हम्म। यहां पर जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो सही आएंगे, देख लो, चेक कर लो। यहां पर 14 प्लस 12 सही आ रहा होगा, 111 प्लस 42 सही आ रहा होगा, और 500 प्लस 100 वाला सही आ रहा होगा। कौन सा वाला नहीं आ रहा? फिर रेंज के बाहर जा रहा होगा, कौन सा वाला नहीं आ रहा? 6+4, हाँ ये रेंज के बाहर चला गया, 6+4 10 हो गया, तो 10 जो है वो 4 बिट की रेंज के बाहर चला गया, क्योंकि 4 बिट की रेंज क्या होती है? -7 से +7, तो ये भी गलत हो जाएगा। 5 बिट में ये सही आ जाएगा, इसी को 5 बिट कर दो, 5 बिट करके देखो, ये भी सही आ जाएगा। 5 बिट करो, 5 बिट करोगे तो ये भी सही आ जाएगा, रेंज के बाहर हो रहा होगा तो फिर गलत हो जाएगा। 8 बिट वाला, 8 बिट वाला 2⁻7 ना, हाँ वो भी 126 से बाहर हो जाएगा। तो अब यहां पर तुम्हें ड्रॉबैक समझ में आ गया? प्रॉब्लम ड्रॉबैक की नहीं है, यहां पर जो मैं सिखाना चाह रहा था वो ये है कि तुम लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, पहले ये चेक करो कि तुमने उसको सही तरीके से लिखा है कि नहीं। यहां पर अगर तुम्हें 6 बिट में लिखना था 14 को, तो पहले 14 का कन्वर्जन बताओ कितना हुआ। 6 बिट में लिखना है, ठीक है। तो 14 के लिए 8, 8 और 4 12, 13 14 और 0, ये तो हमारे 4 बिट हो गए, ठीक है। टोटल कितने बिट में हमें लिखना है इसको? 6 बिट में, तो हमें 2 बिट आगे और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। पॉजिटिव 0 के लिए तो क्या आ जाएगा दोनों में? 0 0। नेगेटिव 14 के लिए 1 0, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 रखोगे और बाद में 0 रखोगे। ये सही करा कि नहीं करा, मेन पॉइंट ये है, ठीक है। फिर उसके बाद 12 को अगर करना है तो 12 का बाइनरी क्या होता है? 12 का बाइनरी हो जाएगा 8 और 4 12, और ये 0 0, तो ये तो कितने बिट हो गए? 4 बिट हो गए। हमें इसको कितने बिट में स्टोर करना है? 6 बिट में। पॉजिटिव 12 के लिए दोनों 0, और नेगेटिव 12 के लिए यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 रहेगा और बाद में 0 रहेगा। ये सही किया है कि नहीं किया? ठीक है। उसी तरह से यहां पर 8 बिट के लिए पहले मुझे बताओ 111 का बाइनरी कन्वर्जन। ये आ रहा है सबका? तो यहां पर कितने बिट हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पूरे 7 बिट ही होगा, तो एक ही बिट हमारे पास बचेगा। तो पॉजिटिव 111 के लिए 0 आ जाएगा और नेगेटिव के लिए 1 आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 42 के लिए बताओ, 1 0, ये आ रहा है। तो कितने बिट हुए? 1 2 3 4 5 6, हमें 7 8 2 बिट और लगाने हैं। तो पॉजिटिव 42 के लिए दोनों क्या आ जाएंगे? 0, और नेगेटिव 42 के लिए 1 0। अगर यहां पर एक से ज्यादा भी अगर बच जाते हैं, मान लो कि अगर तुम्हारे पास यहां पर ये आ गया और लास्ट में तुम्हारे पास अगर ये 4 बिट भी बच जाते हैं, तो नेगेटिव नंबर के लिए हम सिर्फ फर्स्ट वाली बिट पर क्या लगाएंगे? 1, और बाकी में क्या फिल करेंगे? 0, और ये जो नंबर वाला है ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अगर किसी ने ये गलत किया है तो आंसर फिर बिल्कुल ही गलत है, फिर तो वो गलत के कारण गलत नहीं है, वो गलत के कारण गलत है। जैसे कि मान लो हम बात करते हैं 12 की, ठीक है। 12 हमारा नंबर है -12, ठीक है। तो -12 को मुझे लिखना है 6 बिट में। -12 को किस में लिखना है? 6 बिट में। ध्यान से देखना सब इधर, ठीक है। सब लोग इधर ध्यान से देखो, -12 को लिखना है 6 बिट में। तो 4 बिट में पहले लिखोगे तो 8 और 4 12 और 00, ये तो हो गया तुम्हारा 12। 6 बिट में लिखने के लिए कितने की जरूरत है? यहां पर 2 की जरूरत है, क्योंकि -12 है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 कर दोगे और इसमें 0 लगा दोगे। ये कौन से का आंसर हो गया? 6 बिट का। अब -12 को ही तुम्हें लिखना है किसमें? 8 बिट में। -12 को किसमें लिखना है? 8 बिट में। तो पहले तो 12 को लिखो 1100, सबसे पहले जो नंबर है मैग्नीट्यूड है पहले उसको लिख लो, और फिर कितने में कन्वर्ट करना है उसको? 8 बिट में। तो यहां पर स्टार्टिंग में 8 बिट बनाने के लिए 4 बिट अपेंड कर दिए। और जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को क्या कर दो? 1, और बाकी सब में क्या भर दो? 0। उसी तरह से अगर इसको 12 बिट के लिए अगर बनाना होता, 12 को किसके लिए बनाना होता? 12 बिट के लिए, ठीक है। तो पहले 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1100। 4 ये आ गए, कितने की जरूरत है? 8 की। 5 6 7 8, तो सिर्फ पहली बिट पे क्या लिखोगे?
1 और बाकी सब में क्या लगा दोगे 0। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं साइन एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं साइन एक्सटेंशन। साइन को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब कि पहले जो -12 था वो 6 बिट के घर में रहता था, फिर बाद में वो 8 बिट के घर में चला गया, फिर वो 12 बिट के घर में चला गया। तो उसके पैटर्न में क्या चेंज आएगा? कभी हम यही करते हैं ना कि शॉर्ट इंट का जो नंबर है उसको इंट में असाइन कर दिया, लॉन्ग इंट में असाइन कर दिया, ठीक है। तो एक छोटे नंबर को बड़े वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये अपग्रेड होता जा रहा है वो नंबर। जो प्रीवियस में मैंने यहां पर 1 लगाया है वो उसके लिए नहीं लगाया, यहां पर ये जो 1 लगाया है ये नेगेटिव के लिए लगाया है। ये -111 का आंसर है, ये प्लस के 111 का आंसर नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ये माइनस का 14 लिखा है, प्लस का 14 नहीं लिखा, ये माइनस का 12 लिखा है, ठीक है ना। ये सब नेगेटिव नंबर को लिखा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को लिखने के लिए तो कुछ है ही नहीं, 0 या पेंड करना है। मैंने नेगेटिव नंबर के लिए लिखा है। 6 + 4 गलत इसलिए आ रहा था क्योंकि 6 + 4 करने पर आंसर कितना आ रहा है 10 आता है, और 4 बिट की जो रेंज है वो क्या है -7 से +7। तो सबसे बड़ा जो नंबर स्टोर हो सकता है वो सिर्फ +7 स्टोर हो सकता है। जो 3 गया वो कहां गया वो भी मैं बता देता हूं, आंसर भी बता देता हूं। ये तुम्हारी साइकिल थी 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -0 +0। तुमने क्या किया था 5 माइनस क्या किया था 6 + 4 किया था, तो कितना आना चाहिए था 10 आना चाहिए था तुमने यहां पर। अब यहां पर देखो 0 1 2 3 4 5 6, 6 + 1 2 3 4 -5 आना चाहिए। चेक करो जरा कितना आ रहा था। यहां पर ये इसको करा 6 को 4 बिट में, तो 0 1 1 0, और 4 को लिखा 0 1 0 0, इनको ऐड किया 0 1 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया माइनस का साइन, और ये -2। क्या चीज -0 -1 -2, नहीं आंसर गलत हुआ उसको एनालाइज करने के लिए। एक्चुअल में पॉजिटिव के लिए तो यही साइकिल होती है। जैसे कि अगर 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर साइकिल हम देखें तो यही होती है, 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 ऐसे जहां तक जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमारे पास जो 16 बिट के लिए होता है, तो 16 बिट के लिए होता है 3 2 7 6 7 होता है सबसे बड़ा नंबर, और उसके बाद जो आता है वो आता है -3 2 7 6 7, और उसके बाद इसी तरह से स्टार्ट होता है और फिर यहां तक जाता है -1 के लिए। तो वही चीज यहां पर मैं देख रहा था कि इसके लिए भी वैलिड हो रहा है क्या, यहां पर -0 तक के लिए जाना चाहिए। तो 6 + 4, तो यहां पर उसके लिए ये वैलिड नहीं हो रहा। 4 + 2 और फिर +4 0 1 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, कौन सा 2 -2 आ रहा है। तो -2 तो फिर तभी आएगा जब यहां पर हम -0 से स्टार्ट करेंगे, -0 -1 -2, तो फिर आ सकता है कि 6 + 1 + 2 + 3 + 4। एक बार और क्रॉस चेक करते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने ले लिया नंबर, मान लो ले लो 3 + 7 ले लो, 10 की जगह कुछ और ले लो, यहां पर ले लो 2 + 5 ले लो, नहीं 2 + 5 तो आ ही जाएगा, 2 + 7 ले लो, चलो 2 + 7 लेकर देखो 9 आना चाहिए। तो यहां पर इसका 2 का कितना हो जाएगा 4 बिट में, 2 का 4 बिट में हो जाएगा 0 0 0 1 0, और 7 के लिए क्या हो जाएगा 0 1 1 1। तो यहां पर 1 आ गया, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 0 कैरी 1, तो ये इतना आ गया माइनस का 1। तो यहां पर ये कितना हो गया 6 7 8 9 -1। तो यहां पर ये इस तरीके से साइकिल चल रही है, ठीक है। इसके बाद में -0 -1 -2 इस तरीके से ये साइकिल है, ठीक है। ये साइन मैग्नीट्यूड की साइकिल, ये 7 पे खत्म हुआ, फिर -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -0 और +0। हाँ -0 उधर आ गया, यहां पर +0 आएगा। और मैं वहां पर बोल भी रहा था तुम्हें कि 6 5 5 3 5 के बाद में क्या आएगा 0 आ जाएगा,
है ना, तो वो यही होगा इसी ऑर्डर में। ठीक है, तो ये साइकिल है। इस तरीके से समझ में आया कि आंसर क्यों गलत आ रहा था, और गलत में भी क्या आएगा वो भी हम बता सकते हैं। ये यहां पर साइकिल है कि हमारा अगर 7 से अगर ऊपर चला गया, 7 से ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा एक तरीके से 8। ठीक है, और 8 को हम क्या लिखेंगे बताओ जरा, 8 को हम क्या लिखेंगे 4 बिट में 1000, क्योंकि 8 को ही लिख पाओगे, साइन तो लगा नहीं पाओगे। ठीक है, 4 बिट में 8 को यही लिख पाओगे 1000। लेकिन अगर इसको साइन मैग्नीट्यूड में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखकर बोलोगे माइनस, और 3 जीरो देखकर बोलोगे -0। तो ये कहां आ गया, ये -0। तो अगर 7 + 1 करोगे तो 8 पे जाएगा, और 8 कुछ नहीं, क्या होगा वो -0। ठीक है, तो अगर तुम नॉर्मली करके देख लो कुछ भी, 6 + 5 कर लो। ठीक है, बल्कि 7 + 7 कर लो, कुछ भी कर लो, 6 + 5 कर लो, तो आंसर क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5 -3 आना चाहिए, देख लो। ठीक है, 6 को लिखोगे क्या 0 1 1 0, 5 को लिखोगे क्या 0 1 0 1, दोनों को ऐड कर दो 1 1 1 + 1 10 0 कैरी 1। यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या बता रहा है माइनस को, और 1 और 1 कितना हो गया 3, -3। क्या माइनस -14 + 12 कैसे करोगे जब साइकिल में वो नंबर ही नहीं एग्जिस्ट करता 6 बिट के लिए ना, तो उसके लिए फिर साइकिल भी चेंज हो जाएगी ना, फिर ये साइकिल थोड़ा ना रहेगी। आंसर तो गलत आएगा ना, क्योंकि तुमने नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव अगर होगा, नेगेटिव जहां हुआ एक भी कोई नंबर, आंसर गलत ही आएगा। दोनों नंबर अगर पॉजिटिव होंगे तो ही आंसर सही आएगा, और वो भी कब, जब रेंज में होगा तब। 6 -4 देख लो ना, 0 1 1 0। देखो एक बार सही आने को सही नहीं बोलेंगे, एक भी बार अगर गलत आ गया तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, एक बार तुमने टॉप कर लिया तो तुमको टॉपर नहीं बोलेंगे, कब बोलना पड़ेगा टॉपर तुम्हें, जब हमेशा होगे। तो ये 6 सही लिखा है ना, 0 1 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0, और ये एक्चुअल में कैरी 1 इधर चला गया जिसको कि हम डिस्कार्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया +2। यहां पर ये सही आ गया आंसर। ठीक है, अब यहां पर ये बाय चांस सही भी आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सही आएगा। अगर एक बार भी हमारा गलत हो गया तो हम क्या बोलेंगे, गलत ही होगा। अरे तुम्हारे घर में जगह ही नहीं है, सोफा सेट तुम्हारे घर में आ गया तो तुम्हारे घर में जगह ही नहीं है, तुम कहां रखोगे उसको, बाहर ही छोड़ना पड़ेगा उसको, और नहीं तो तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा उसको घर में लाओगे तो। ठीक है, वो कंप्यूटर में 4 बिट से ज्यादा जगह ही नहीं है, वो कहां रखेगा, छोड़ देगा वो। ठीक है ना, चलो अभी इसको हम अब आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बात करना, डिस्कस करना बाकी है। पहले मुझे शॉर्ट में बताओ कि इसमें से कौन कौन सी चीजें किस किस को समझ में नहीं आई है, तो कल हम वहीं से शुरू करेंगे। देखो पहली बात सुनो, शांत रहो, शांत रहो। यहां पे ये अगर साइकिल अगर समझ में नहीं आई है, ठीक है ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर कुछ चीजें ऐसी है जो अगर नहीं भी समझ में आएगी तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका समझाने का कारण क्या था कि तुम्हें समझ में आया कॉन्सेप्ट कि यहां पर ये आंसर पहुंच रहा है तो वो पहुंच कैसे रहा है। मेन मकसद क्या था, मेन मुद्दा ये था कि ये ड्रॉबैक है इसका। ठीक है, मेन मुद्दा क्या था कि इसका ड्रॉबैक था कि इसके हार्डवेयर ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये करेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके लिए हमने देख लिया कि अगर 6 + 4 किया या इस तरह की कोई रिजल्ट किया 6 - 4 किया, तो वहां पर आंसर हमारा क्या आ रहा था, सही नहीं आ रहा था। तो ये ड्रॉबैक है जिसको कि इंप्रूव कहां पर करा गया, 1's कॉम्प्लीमेंट में। फिर उसमें भी ड्रॉबैक देखेंगे और उसको किसमें इंप्रूव किया, 2's कॉम्प्लीमेंट में। और अब जो हम काम करेंगे वो 2's कॉम्प्लीमेंट में। एग्जाम में कभी भी आएगा तो हम साइकिल बना के कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ छोटे एग्जांपल्स के लिए वैलिड है। अगर कोई 1503 ऐसा कोई नंबर आ गया तो उसके लिए इतनी बड़ी साइकिल थोड़ी ना बनाओगे, साइकिल वैसी बनेगी जैसी साइकिल है। 0 से कहां तक जाएगा, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, तो -32 तक, उसके नहीं +32 तक, फिर -0 -1 ऐसे करते करते -31 तक जाएगा, 32 भी नहीं। ठीक है ना, साइकिल के कॉन्सेप्ट में मत उलझो। कॉन्सेप्ट साइकिल क्यों बताया, उसका रीजन समझो। उसका रीजन ये नहीं है कि हमको यहां पर जरूरत है, उसका रीजन तुम्हें ये समझ में आया कि अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, एमसीए करने जा रहे हैं, एमसीए करने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग करने नहीं जा रहे हैं, एमसीए करने जा रहे हैं, एमसीए करने जा रहे हैं हम। और हमें अगर यही नहीं पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, अगर हमने नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट अगर गलत आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये नहीं पता होता, कई लोगों को नहीं पता होगा ना। तो सब लोग, मैं बोल रहा हूं ना, सब बोलते हैं ना सी लैंग्वेज पढ़ लिया, अरे नहीं पढ़ा तुम लोग। अभी अभी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पढ़ी है हम लोगों ने, हमें लगता है कि हमने पढ़ ली है, अभी हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। आज तुम लोग ये सोचो कि कितने बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं। अगर हम गेट की बात करें, नेट की बात करें, इसरो, डीआरडीओ, ऐसे कितने भी एग्जाम्स की अगर हम बात करें, कहीं पर पाइथन पूछी जाती है, जावा पूछी जाती है, C++ पूछी जाती है। बहुत रेयर कोई एग्जाम्स होंगे जिसमें जावा या C++ पूछ ली जाएगी, जेएनयू जैसे एग्जाम में।
बाकी सब जगह जो पूछा जाता है, जो अच्छे कॉलेज, जो अच्छे इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम है, अगर मैं गेट की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम है जहां पर अच्छे एग्जाम्स है, वहां पर सिर्फ सी लैंग्वेज पूछा जाता है। उसका कारण यह है, वहां पर सारे ट्विस्ट है। अब जावा में, सी प्लस प्लस में तो सारा सिक्योरिटी के कारण पॉइंटर्स हटा दिया और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हाइड कर दिया है, वहां पर गलती होने की संभावना ही नहीं है। वहां पर अगर तुमने कुछ गलती करी तो वो कंपाइलर पहले ही दे देगा, चलने ही नहीं देगा, तो वहां पर तुम्हारा प्रोग्राम ही नहीं कंपाइल होगा। लेकिन सी में सब कंपाइल हो जाएगा, रन हो जाएगा, आउटपुट समझते बैठो क्यों गलत आया। इसलिए ये पूछा जाता है और सब बारीकियों पे काम कर पाता है, बिट पे काम कर पाता है। तो हमें पहले यहां से ही कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर ये कनेक्ट कर रहा हूं ना मैं, देखो सारे टीचर अगर पढ़ाएंगे तो कनेक्ट नहीं करेंगे, वो यहां पर पढ़ा के छोड़ देंगे। अब तुम्हारे दिमाग अगर चलता है तो तुम कनेक्ट करो, ठीक है। तो यहां पर मैं तुम्हें को कनेक्ट करवाते जा रहा हूं, जो जो टॉपिक का किसी से कनेक्शन है वो अभी नहीं जुड़ेगा, वो तार अभी नहीं जुड़ेगा, वो तार बाद में आके जुड़ेगा। मैंने तुम्हें बता दिया कि कनेक्शन कहां पर होगा, ठीक है। कई ऐसे बीएससी के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे होंगे जिन्होंने अभी सी लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, उनको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तार जुड़ जाएगा। बस मैंने वायर वहां पर लाके छोड़ दिया है कि कहां पर कनेक्शन होगा, वो भी मैंने बता दिया है। अब जब पढ़ोगे अपने आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजें एक्स्ट्रा है, ये उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज नहीं आ रही तो क्वेश्चंस करेंगे, वो सारे बन जाएंगे। बस हमें मेन मकसद क्या है कि क्यों से क्या आ रहा है, जितना मुझे पता है वो तो तुम्हें बता दूं, उससे ज्यादा तो तुम पूछोगे नहीं क्योंकि अभी तो उतना ही नहीं सोचा ना, अभी तो तुमने उतने तक ही नहीं सोचा कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उतना तो मैं बता ही दूं तुम्हें, बाकी तुम्हारे पास अभी, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी तुम्हारी बाकी एक्सप्लोर करना उसके आगे की चीजों को, ठीक है ना। वो ऐसी कई सारी चीजें हैं, मैं बुक सामने रखता हूं लेकिन वो खोली क्या, वो बंद की बंद पड़ी है वो, क्योंकि ये सब चीजें ना, जो चीजें दिमाग में आती जाती है वो मैं उसी फ्लो में पढ़ाते जाता हूं और वही सारी चीजें अपने आप कवर कर जाएगी। क्योंकि निमसेट का सिलेबस किसी तुम्हें बुक में अगर मिल रहा होता तो मैं बोल देता कि ये बुक खरीद लो, लेकिन वो ऐसी कोई किताब में तुम्हें पूरा सिलेबस मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं अभी एडिशन छापूंगा लेकिन तब तक हो सकता है निमसेट अपना मूड बदल ले, ठीक है ना। तो इसलिए अभी तो यही जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अपनी हैंड रिटन बुक बनाते चलो और इसको लिखते चलो, वही तुम्हारे आगे काम में आएगी, ठीक है। चलो कल आगे कंटिन्यू करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट से। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, वंस कॉम्प्लीमेंट से कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।